तो एज अ न्यूली मैरिड कपल हमने अपना पूरा सपने संजोए, पूरा सामान भी संजोया, बोरिया बिस्तर इकट्ठा किया, बक्से में डाला एंड बाय द टाइम हम निकलने ही वाले थे, वी शुड बी रेडी फॉर ऑल द ऑप्शंस। एग्जैक्टली। आप जैसे हम किसी भी शादी बारात में जाते हैं, बुफे देखते हैं, उसमें से जो खाना है वो खाते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, वैसे करियर का बुफे भी लगा होना चाहिए, लाइफ में मेनू कार्ड होना चाहिए। वही वही सब भारतीय सेना में जब आप शामिल हुए तब उस वक्त किस तरह की ट्रेनिंग से आपको गुजरना पड़ा? ट्रेनिंग के टाइम पे तो माय फादर हैज पेंटेड द ट्रंक फॉर मी एंड रिटन अंडर द लेफ्टिनेंट सीवी कुलथे एंड आई वेंट। क्योंकि आप जब शादी में आपकी जब शादी हुई तभी कारगिल शुरू हुई थी और आप शादी में आपको वारंट आया था, तो उसके बारे में आप मेरे ऑलरेडी 300 बच्चे फौज में अफसर बन के घूम रहे हैं। सर, आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि शादी में वारंट। कुक को भी अपना एक हथियार लेके चलना होता है और वक्त पड़े तो उसको भी लड़ना होता है। हेलो एंड वेलकम, मैं देवांग पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ ज़ेनिथ वॉइसेस के अगले एपिसोड में। पहले एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए मैं सभी दर्शकों का ज़ेनिथ वॉइसेस की टीम की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के एपिसोड की शुरुआत शैलेश लोढ़ा जी की एक शायरी से करना चाहूंगा कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने उस रात तेरी माँ कैसे सोई होगी, वो गोली भी तेरे सीने में लगने से पहले 100 बार रोई होगी। तो ये शायरी सुनकर आप ये तो समझ सकते हैं कि आज की अतिथि हमारे भारतीय सेना से जुड़े हुए। आज के हमारे प्रमुख अतिथि है माननीय मेजर चंद्रसेन कुलथे। इन्होंने अपना शिक्षण कृषि क्षेत्र में लिया, वे तत्कालीन औरंगाबाद में। उसके बाद वे भारतीय सेना में शामिल हुए। भारतीय सेना से निवृत्त होने के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर ऑफिसर की पद संभाला। यह पद संभालने के बाद उन्होंने अकादमी और शिक्षण क्षेत्र में अपना पदार्पण किया। एक्स डायरेक्टर एसपीआई, एक्स कमांडेंट भोसला मिलिट्री स्कूल, एक्स डायरेक्टर एएफपीआई और अभी प्रेसिडेंट मेजर कुलथे डिफेंस इंस्टीट्यूट जिसे पद संभाले, और वह शिक्षा के क्षेत्र में रहकर समाज कल्याण चालू रखते। तो चलिए मिलते हैं कुलथे सर से। सर, आपका पूर्वी सेना जीवन कैसा था? मतलब आपके जो पिताजी थे वो राजकीय सरकारी कर्मचारी थे। हाँ। आपने आपकी उपाधि कृषि क्षेत्र में ली, तो ये सब पृष्ठभूमि होते हुए आपके दिमाग में सेना, भारतीय सेना का ख्याल कब आया? कब आया ऐसे मीन्स एक पर्टिकुलर वक्त नहीं था, लेकिन हाँ जो जज्बा होना चाहिए डिफेंस फोर्सेस के लिए वो, या फिर जो प्री रिक्विजिट है कि जैसे कि डिसिप्लिन या फिर एक फिजिकल फिटनेस होना चाहिए या फिर एक शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, वो खेल कूद की भावना होनी चाहिए और देश के प्रति भी कुछ करने का जज्बा भी होना चाहिए। तो वो आई वॉज ओरिजिनली वेरी डिसिप्लिन पर्सन। मतलब यहाँ तक कि मेरा हॉस्टल के अंदर में पुराना बेडशीट भी मैं इस्तेमाल करके टेबल क्लॉथ करके लगाता था, तो उसको डेकोरेट करके रखता था। अगर कोई सीलन है कहीं पानी का, होता है हर एक हॉस्टल में होता है, तो कहीं पोस्टर्स वगैरह हमारा स्पोर्ट्स स्टार्स के इधर उधर के लेके उसको डेकोरेट कोलाज बना देने का, समथिंग लाइक दैट। सो आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी पंक्चुअल अबाउट द टाइमिंग्स आल्सो। तो उसके चलते अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं एंड दैट इज हाउ सीडीएससी हैपेंड एंड आई जॉइंड। तो फिर आपकी उपाधि जब कृषि क्षेत्र में चल रही थी तब आपने ये फैसला लिया कि उसके पहले से आपके दिमाग में सीडीएससी का ख्याल? हमारा जो यूनिवर्सिटी है दैट इज मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी, वो जाना जाता था और अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पर्टिकुलरली पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो मेरा वहाँ पे जाने का मकसद ही वो था कि मैं यूपीएससी एमपीएससी का प्लान करूँ। मैं एक दो एग्जाम भी पास हो गया, साथ ही साथ ये भी एग्जाम पास हो गया डिफेंस का। तो हम सब भरते थे, सारे तरह के फॉर्म्स भरते थे, तो ये भी भरा, तो इसमें हो गया, तो डेस्टिनी मुझे वहाँ लेके चली गई। तो ये ग्रेजुएशन के टाइम से ही मतलब ऑप्शंस थे। यू शुड बी रेडी फॉर ऑल द ऑप्शंस। आप जैसे हम किसी भी शादी बारात में जाते हैं, बुफे देखते हैं, उसमें से जो खाना है वो खाते हैं, है ना। तो लेकिन हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, वैसे करियर का बुफे भी लगा होना चाहिए, लाइफ में मेनू कार्ड होना चाहिए।
सर आपके फैमिली का इसमें क्या रोल था जब आपने तैयारी शुरू की, मतलब आपके पिताजी, माताजी, आपके सिबलिंग्स? मैं सबसे छोटा हूँ हमारे फैमिली में, हम 3 भाई थे, एक हम्म, सिस्टर थी, मैं सबसे यंगेस्ट था। हम्म, तो पेरेंट्स का डे वन से ऐसा कुछ था नहीं कि ये काम करना है, यहीं जाना है, ऐसा हम्म, देयर वाज़ नो फोर्स ऑन मी। और मेरे दोनों भाई, मेरी सिस्टर भी मैरिड हो चुकी थी, तो वो दोनों भाई भी जॉब में सेटल थे। जब मैं फ़ौज में कमीशन ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, तब माय फादर वाज़ आल्सो वर्किंग, वो रिटायर नहीं हुए थे। हम्म, तो ऐसा फाइनेंशियल बर्डन मेरे पे था ही नहीं। हम्म, वो बोला आपको जो करना है करिए, अब ये आपके लिए सूट भी करेगा। हम्म, तो यहाँ तक कि जो शुरू में ट्रंक होते हैं हमारे पक्के फौजी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो माय फादर हैज़ पेंटेड द ट्रंक फॉर मी एंड रिटन अंडर द लेफ्टिनेंट सीवी कुलथे एंड आई वेंट लाइक दैट। सर अभी आप फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर जो कहा जाता है, तो वो तो आप ऐसे बर्डन समझते हैं इस चीज को, या फिर इट्स अ हैप्पी थिंग फॉर यू? नो, नो, बर्डन नहीं हो बोल सकते इसे, ये तो मैंने एक ट्रेंड ओपन कर दिया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अभी चॉइस उनका है कि क्या करना चाहते हैं आगे। जैसे आई हैव टू सन्स, बड़ा वाला तो चाहता है, तो कोशिश भी कर रहा है, अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, सीडीएससी भी एक दो बार पास हुआ है, एफकेट भी हुआ है। तो ये बर्डन नहीं है, ये एक्चुअली होगा तो बर्डन उसके लिए होगा, क्योंकि हाँ, ट्रेंड मैंने सेट किया है। हाँ, वही। तो एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा हो सकते हैं। हमारा समाज इस तरीके से है कि बाप अगर एक्टर है तो बेटे ने भी एक्टर होना चाहिए, उतने सक्सेसफुल होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेटर है तो उसका बेटा उससे भी अच्छा क्रिकेटर। तो अपने समाज का प्रेशर उनके ऊपर होगा। सर मतलब मेरे पे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे कुछ है, ऐसी है क्या कि नॉट उन्होंने एट ऑल। आपकी ट्रेंड शुरू रखना मेरे ऑलरेडी 300 बच्चे फौज में अफसर बन के घूम रहे हैं। चाहिए? वो मेरे बायोलॉजिकल ना हुए तो क्या हुआ, लेकिन वो आपने कर्म भूमि से निकले हुए हैं मेरे। एग्जैक्टली। तो इसका होगा तो होगा, नहीं, इट इज ऑल 1% डेस्टिनी इज ऑल्सो देयर। ठीक है। सब भारतीय सेना में जब आप शामिल हुए, तब उस वक्त किस तरह की ट्रेनिंग से आपको गुजरना पड़ा? तो ट्रेनिंग बेसिकली हम उसे कहते हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। जैसे कोई भी कैडर हो, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो, बेसिकली मिलिट्री हिस्ट्री, उसके बाद में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हिरार्की इन दी आर्मी, पर्टिकुलरली टॉप टू बॉटम, उसका सेटअप कैसे कैसे है। एंड मेजॉरिटीली law, military law is different than the civil law. Then there are certain managerial subjects are also there. So it is not that कि हर बार मतलब बंदूक लेके ही घूमना होता है। फौज नाउअडेज और भी ज़्यादा, जब मैं गया 96 में, तब से अभी तो काफ़ी टेक्निकल हो चुकी है। वॉरफेयर भी बदल चुके हैं, जिसके अंदर में साइबर वॉरफेयर से लेके आप लोग जानते होंगे, केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर में आ गया है, मैकेनाइज्ड हो गया है। तो बेसिकली अर्ली डेज तो टू डेवलप द एंडोरेंस, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होता है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स के ऊपर में भी ट्रेनिंग होता है, देन लिटिल बिट बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, इस तरीके से ट्रेनिंग चलता है। सर आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि शादी में वारंट। सो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप जब शादी में आपकी जब शादी हुई तभी कारगिल शुरू हुई थी, और आप शादी में आपको वारंट आया था, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। आई गॉट मैरिड ऑन 13th May 1999। आप डेट को अगर देखेंगे नज़दीक से, और कारगिल विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई 1999 से। तो और ये चला था 3-4 महीने। तो आई वॉज पोस्टेड इन JNK। तब शादी के लिए पूरा छुट्टी बचा के रखा था 2 महीने का, तो घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में शादी तो हो गई ठीक ठाक। जैसे ही शादी हुई, विद इन 4-5 डेज मैसेज आ गया कि आपका छुट्टी कैंसिल हो गया है और आपको वापस आना पड़ेगा। जबकि मेरा पोस्टिंग भी आ चुका था, मैं वहाँ से निकल गया था JNK से, और मुझे पोस्टिंग मिला था मेरठ में। तो एज अ न्यूली मैरिड कपल, हमने अपना पूरा सपने संजोए, पूरा सामान भी संजोया, बोरिया बिस्तर इकट्ठा किया, बक्से में डाला। एंड बाय द टाइम हम निकलने ही वाले थे मेरठ के लिए, तो एक कि जाके वहाँ पे सेटल होता है, तो उतने में पता चला कि ऐसे ऐसे है, वापस मुझे JNK जाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ आई सेड माय वाइफ, न्यूली वेड वाइफ, कि भाई वेलकम टू द फोर्स। एंड शी आल्सो ग्रेसफुली एक्सेप्टेड बिकॉज शी वाज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन टू डू। सो वो वक्त था जब मैं
मेरे ख्याल से 20 मई के आसपास वापस गया हूँ और फिर वापस आया ही मैं 26 जुलाई के बाद और फिर एग्जैक्टली 15 अगस्त को मैं दिल्ली में विथ वाइफ था, उसको लेके गया था। फिर तब छुट्टी मिला, मैं गया रेड फोर्ट के ऊपर में हम विजिट भी करके आए एंड बट दैट 2.5 months फॉर बोथ ऑफ अस वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वी विल रिमेंबर इट थ्रू आउट आवर लाइफ। सर कारगिल का अनुभव आपका किस तरीके से रहा? वॉर ये जैसे हम बोलते हैं कि हम लड़ाई इसलिए नहीं करते कि हम सामने वाले दुश्मन से नफरत करते हैं, लड़ाई इसलिए करते हैं कि हम हमारे पीछे जो देशवासी उनसे प्यार करते हैं। लड़ाई कोई नहीं चाहता, ठीक है, चाहे वो हम हो या फिर कोई दुश्मन नेशन हो या फिर कोई भी हो, बिकॉज फायदा किसी का होता नहीं, अल्टीमेटली लॉस ऑफ लाइफ दोनों तरफ होता है। आजकल तो इतना हाईटेक हो गया, तो अगर डिजास्टर आएगा, कैटास्ट्रोफ आएगा तो बहुत बड़े पैमाने पे आएगा। बट उस वक्त हालात ऐसे थे कि आप जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर में किस तरीके से गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट ही नहीं थी वहाँ, तो मिलिट्री का थोड़ा वर्चस्व था। हालांकि इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नाम के लिए थी, लेकिन पूरा सिक्का वहाँ पे फौज का ही चला। और उनका रहा है कि किसी न किसी तरीके से भारतवर्ष को, अपने देश को 100 जख्म दें, 100 टुकड़ों में बांटें। वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कबाइलियों के साथ में या फिर लोकल मिलिटेंट्स के साथ में उनके फौजी, ट्रेंड फौजियों को मिलिटेंट का वेशभूषा पहना के भेज दिया। तो बाद में जब उनकी शहादत हुई, उनका कैजुअलिटीज हुआ, उसको ले जाने से भी मना कर दिया। तो ऐसे हालात में इट वाज वेरी चैलेंजिंग। और वो उनका टेरिटरी देखेंगे, कारगिल वगैरह पूरा हाई टेरेन के हाई लेवल पे वो बैठे हुए थे। हमारा जो ट्रुप्स था वो उनको वैकेट करना था, वैकेट करके उनको पीछे खदेड़ना था। तो रिसोर्सेस थे, लेकिन टाइम इतना नहीं था। और फोर्सेस का प्रोपोर्शन भी, जैसे हर एक वॉर के अंदर में प्रोपोर्शन रखना था, किस लेवल पे आप लड़ाई कर रहे थे। अगर आपको डिफेंस करना है, आपको उनको पीछे धकेलना है, तो 1:10 प्रोपोर्शन में होता है, 1:3 प्रोपोर्शन में होता है। इस हालात में तो ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमें जितना वो आके बैठे थे उससे 10 गुना ज़्यादा फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। सर आपने सेना में रसद पूर्ति, ये बहुत से लोगों को पता नहीं, की क्योंकि सेना में हमें लगता है सिर्फ लड़ना होता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड किसी को पता नहीं होता। आपने रसद पूर्ति का भी काम किया है, तो आप कुछ साल शायद थे उसमें, तो वो रसद पूर्ति है क्या? देखो, फौज खाली पेट नहीं लड़ सकती, ठीक है, और वहाँ पे आजकल के जैसे स्विगी और जोमेटो तो था नहीं, तो नेचुरली और किसी होटल पे हम डिपेंड भी नहीं रह सकते। तो उस हालात में हमें सेल्फ सफिशिएंट रहना होता है, पर्टिकुलरली डिफेंस फोर्स, फाइटिंग फोर्सेस को। और उसके अंदर में अगर कोई मान लो 48 घंटे, 36 घंटे, एक हफ्ता कोई मिशन पे जा रहा है, तो उसको उस तरीके से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज भी मिलना चाहिए। उसका जो ड्राई राशन है या फिर ड्राई फ्रूट्स है, रेडी टू ईट, नॉट रेडी टू कुक, सम ऑफ देम आर रेडी टू कुक ऑल्सो। तो उस तरीके से उनको वहां तक वो चीजें पहुंचाना। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर में, ये तो पहुंच जाएगा, ये मैनेज भी हो जाएगा, लेकिन अगर एमिनेशन टाइम पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लड़ाई, उनका वर्क स्टेशन, उनका ऑफिस कोई ऐसे एसी के अंदर में आराम से बैठे हुए लोकेशन पे नहीं है, किसका कहाँ है, किसी का कहाँ है, बता नहीं सकता। तो उस हालात में वहां तक गाड़ी नहीं जाती है, वहां पे कोई रोड नहीं है, वहां पे एयर ड्रॉप नहीं हो सकता, क्योंकि एयर ड्रॉप करने जाएंगे तो उधर से अटैक भी हो सकता है। तो उस हालात में तो वहाँ पे जो लोकल्स है, जो लोकल ट्राइब्स, वो बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। उनको हम पोर्टर बोलते हैं, ठीक है, वो अपने पीठ पे लेके जाते हैं। कुछ एनिमल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जैसे कि म्यूल्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, उसके ऊपर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड उसका शेड्यूलिंग जैसे वहाँ पे चल रहा है, तो ये मान लो कोई बंदा लेके भी जा रहा है, तो उसको भी अपना अपना हथियार भी लेके जाना होता है, क्योंकि फौज ये नहीं बोल, अपोजिशन और एनिमी ये नहीं बोल सकता, आप एनिमी को ये नहीं बोल सकते भैया मैं तो लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, सिविलियन, मैं तो सिविलियन हूँ या फिर मैं सर्विसेज में हूँ। यहाँ तक कि कुक भी होगा तो कुक को भी अपना एक हथियार लेके चलना होता है, और वक्त पड़े तो उसको भी लड़ना होता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और उसका बैकवर्ड इंजीनियरिंग काफ़ी तगड़ा रखना पड़ता है, शेल्फ लाइफ ध्यान में रखते हुए, रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए, और वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन में सप्लाई करना होता है।
It's not like give a call and you will be delivered within 30 minutes. So that was also a very important part while fighting the war. तो तब मुझे महसूस हुआ कि यार this is very close to my heart and I am enjoying with the youngsters. बच्चे बड़े हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन मैं 12वीं का ही रहता हूँ, 11वीं 12वीं उसी उम्र का रह जाता हूँ. So that is how I started it. Then subsequently I went to Bhosla Military School, Nasik as a commandant. There also I gathered the experience, and then I plan to have our own setup with this, like a Major Kultre Defense Education Institute, where I'm preparing the boys during their 11th and 12th. 11वीं 12वीं करते हुए रेसिडेंशियली उनका, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, तो उनको साथ में रहना होगा, साथ में खेलना होगा, कूदना होगा, झगड़ना होगा, खाना होगा और सीखना भी होगा उसमें से. तो ऑल रेसिडेंशियल है. पिछले से पिछले साल एनडीए गर्ल्स के लिए भी ओपन हो गया था, तो हमने फिर गर्ल्स के लिए भी एडमिशन देना स्टार्ट किया है. और नाउ इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ब्लॉक बनाया 9, 10th, 11th, 12th का, तो उस ब्लॉक के अंदर में अभी 11th और 12th में ये 2 साल सफिशिएंट नहीं हो रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. तो अभी हम 9th से ही प्रिपरेशन करने का प्लान है. तो यहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th करेगा लड़का और लड़की, बॉयज ऑब्लिक गर्ल्स बोथ. एंड while doing that we prepare them for the defense career. इनकी स्कूलिंग भी ऐसी होगी 9th और 10th. यस यस, कैंपस में से ही स्कूलिंग होगा, कैंपस में ही उनका एनडी का प्रिपरेशन होगा, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, उनको स्पोर्ट्स स्किल्स दिए जाएंगे, उनका फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. और कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी ओवर द काउंटर चले गए और एक टैबलेट दे दो, खा लिया, सवेरे कॉन्फिडेंट महसूस हुआ, ऐसा होता नहीं है. अगर आपके पास में स्किल सेट है तो आप कॉन्फिडेंट है. आपके पास में कोई कैलिबर है, कुछ कैलिबर डेवलप किया है, तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. अगर आपका शौक है फ्लाई करना है, अगर आपको सुकोई आज पकड़ा दूँ, नो मैटर कितना भी आप कॉन्फिडेंस हो, उड़ा नहीं पाओगे, आप लो फील करोगे कॉन्फिडेंस में. इसीलिए पहले स्किल सेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर फिजिकल हो, कम्युनिकेशन हो, ओरेटरी स्किल हो, स्टेज करेज हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, रिसोर्सफुलनेस हो, ये सारी चीज़ें हम एक्टिविटी में बिठा देते हैं. रूटीन में ही इस तरीके से एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर में नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन ऑर्गेनिकली वो सीखना शुरू हो जाता है. सर अभी जो युवा जो है आपकी अंदर जो विद्यार्थीगण है, जितने छात्र, हाँ हाँ, तो अभी तो बहुत है, तो आप कुछ ऐसे होशियार या फिर जो कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड है, आप ऐसे पर्सनली ध्यान रखते हो उन पर कुछ? नहीं, मेरे लिए हर एक स्टूडेंट टैलेंटेड है, क्योंकि आपको तब तक पता नहीं होता है कि जब तक आप तराशते नहीं हो. ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप डायरेक्ट माइंस में गए, डायमंड माइंस में वहाँ पे उठा के ला के अच्छा ये ऑलरेडी डायमंड है. नो, इट डजंट हैपन. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ पे मेडियोकर भी लगने वाला बच्चा, क्योंकि वो खामी है, वो खासियत है, करेक्शन, वो खासियत है डिफेंस सर्विसेज का एंड रिक्वायरमेंट का, कि वो सिंगल डायमेंशनल ऑफ इंडिविजुअल नहीं चाहिए होता है, मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल चाहिए होता है. हमारे यहाँ पे कहते हैं कि वो भले ही किसी चीज़ में मास्टर ना हो, लेकिन वो हर चीज़ का जैक होना चाहिए और छोटा मोटा उसको आना चाहिए, उसको कहीं पे भी जंगल में छोड़ दो तो वापस आना चाहिए. तो ऐसा है कि यहाँ पे हमारा अनलाइक अदर एग्जामिनेशन, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट कंपेयरिंग, लेकिन जैसे आप जेई की बात करेंगे या फिर इंजीनियरिंग के लिए तो पीसीएम के ऊपर में ज़्यादा जोर होता है, मेडिकल होता है तो पीसीबी के ऊपर ज़्यादा जोर होता है. लेकिन अगर आप डिफेंस सर्विसेज की बात करेंगे, डिफेंस सर्विसेज का रिक्वायरमेंट का बात करेंगे, तो इसके अंदर में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इंडियन पॉलिटी है, बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश तो है ही है. तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ साथ उसका पर्सनालिटी का टेस्ट भी होने वाला है, साइकोलॉजी का, सेकंड स्टेज में, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू. तो इसके लिए ऐसा कोई होता नहीं कि ये कोई बहुत सारा टैलेंटेड है, तो ज़रूरी नहीं है. वो मल्टी फैसेटेड होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, वो उसको हर एक चीज़ का थोड़ा ज्ञान बहुत ज़रूरी. सर अभी इतने विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सब सिलेक्ट होते हैं. नहीं. तो जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उनके लिए आप मतलब क्या बता, क्योंकि उनकी पर्सनली तो बहुत अच्छे से ट्रेन हो गई है अभी. एग्जैक्टली. तो फिर उनका मतलब बाकी के क्षेत्र में उनका कितना योगदान होगा? देखो, ऐसे है कि जब वो हमारे साथ में प्रिपेयर करना चाह रहा है, यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहा है एनडीए का,
तो इसका मतलब वो एट द एज ऑफ 15 एंड हाफ, वो 10वीं हो चुकी है। 10वीं करते हो तो बच्चा साढ़े 15-16 साल का होगा। साढ़े 16 साल से लेके साढ़े 17-18 साल के 2 साल की उम्र में, मतलब ये 11th और 12th करते वक्त उसको चस्का लग चुका है यूपीएससी का। ये अर्लीस्ट ऑप्शन है नेशनल लेवल का, यूपीएससी लेवल का अटेम्प्ट करने के लिए, या फिर या उसका ज्ञान लेने के लिए, उसके बारे में कोशिश करने के लिए। तो उसको जो कुछ ये प्रोसेस में जो आदतें लग जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर खोल के पढ़ना, जैसे कि आर्टिकल्स रीड करना, फिजिकली फिट रहना, ठीक है, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना, पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन का ध्यान रखना, उसके अलावा वो उसकी हैबिट्स जो है वो हेल्दी हैबिट्स हो जाती है, उसका लाइफस्टाइल डिसिप्लिन्ड हो जाता है, प्लस वो उसका जनरल अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको पता है कि हु इज व्हाट इज प्रेसिडेंट एंड व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर। और कोई बंदा जो कर रहा है इधर उधर सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए या फिर किसी, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग, लेकिन उसको पूछेंगे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वो बोल देगा। तो उसको ये भी नहीं पता कि स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो उसको पूछेंगे, वो बोलेगा मुझे क्या जरूरत, मुझे क्या करना है, हाउ हाउ मैनू की, ऐसे बोलेगा। तो वो इसमें नहीं होता है। ये बच्चा जो बनेगा, इसके लिए दूसरा, ये तो हो गया पर्सनालिटी के मामले में। लेकिन अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना डिफेंस फोर्सेस का, तो एनडीए एक पहला पड़ाव है। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में भी उसको काफी सारे अटेम्प्ट मिलते हैं, लाइक सीडीएससी है, आफकाटा है, देन आजकल आईनेट नहीं है लेकिन उसकी इक्विवेलेंट टेक्निकल एंट्री स्कीम्स है। इंजीनियर्स, आप जैसे जो इंजीनियर अभी सेकंड ईयर में बच्चे अभी से तैयारी करेंगे, तो प्री फाइनल ईयर में यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आ जाता है, फाइनल ईयर में ग्रेजुएट एंट्री स्कीम आ जाता है। फौज को जितना बाहर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, उतना डिफेंस फोर्सेस में भी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट, उल्टा वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट। टेक्नोलॉजीज वहाँ पे टेक्नोलॉजी पहली वहां इस्तेमाल होती है, फिर बाहर सिविल लाइंस में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन खत्म नहीं, उल्टा ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है वो बच्चे की, जो आदतें बन जाती है, जो मैंने अभी बताया, वो उसको लाइफ लॉन्ग उसके साथ में चिटक से जाती है, और वो उसको कहीं भी भेज जाएगा, वो सक्सेसफुल बन के ही बाहर निकलेगा। मतलब ये ट्रेनिंग कभी भी बर्बाद नहीं होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर, आप खुद को मेजर के व्यतिरिक्त किस रोल में खुद को देख के ना पसंद करेंगे, ऐसा आपको लगता है? प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशनल। प्रोफेशन के बारे में अगर आप बात करें तो मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना बड़ा बचपन से शौक था, क्योंकि मैं क्रिकेट अच्छा खेल लेता था, कॉलेज टीम्स वगैरह, लॉन टेनिस अच्छा खेल लेता था, यूनिवर्सिटी तक रिप्रेजेंट किया हूँ, ऑल ओवर इंडिया में इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन के लिए गया भी हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिटनेस फ्रीक था, स्पोर्ट्स का शौक था, आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, तो मैं खुद को एक स्पोर्ट्स पर्सन के रोल में देखना पसंद करता सर आप हूँ, और सब्सिक्वेंटली कोचिंग के भी, क्योंकि अभी भी वही अकादमी। सर आप स्पिरिचुअलिटी कितना आप मतलब मानते हो, आप कितना उसमें स्पिरिचुअलिटी में हो? मैं कर्म ही धर्म में मानता हूँ। ओके। क्योंकि वर्क इज वर्शिप, बिकॉज अदरवाइज एवरीबडी वांट्स टू रीच टू एक व्हाट यू कैन से सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पहुंचने के लिए हर कोई काम करता है, चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर अमेच्योर हो। इंडिविजुअल चाहता है कि उसे सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है, क्योंकि ग्रीड की कोई अंत नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी वही है जिसमें आपको काम करने में आनंद आ रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो किस लिए करते हैं? आनंद मिलने के लिए, हमारे यस। लेकिन कोई काम ही ऐसा आप चूज करेंगे जिसमें आपको आनंद आ रहा है, तो काम ही आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, मतलब कर्म ही धर्म है, कर्म ही परमार्थ, इस भाव से जीते ही परमार्थ जाया जाता है। बाकी ये धर्म और ये सब कुछ जिसका इसका सेक्ट है, वो तरीका है, लेकिन मंजिल एक ही है कि हर किसी को आत्म शांति, आत्म सम्मान और आनंद। सर आपने NMIMS जैसे इलाइट इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट का भी कोर्स किया, तो आपको मैनेजमेंट करने का शौक था या फिर करने की चाह थी या फिर करना पड़ा, मतलब किस तरीके से आप? चाह थी, बिकॉज एज आई सेड कि मैं उसके पहले भी मैं रिक्रूटमेंट रैलीज कंडक्ट करता था। मेरे अंडर से कम 4 से 5 हज़ार लड़के फौज में भर्ती हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आई वाज प्लानिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, इसलिए उस कॉलेज में गया और एडमिशन भी लिया, और उसके साथ साथ ये भी एग्जाम देता गया, तो इसमें हो गया, तो हम चले गए। तो बेसिकली जो मेरा पिंड है वो एडमिनिस्ट्रेशन, टू कोऑर्डिनेट द पीपल, ब्रिंग 10 डिफरेंट पीपल, 10 डिफरेंट सेट स्किल्स एक जगह पे लाना, किसी का कोई अच्छा है, हर किसी के अच्छे ही उसमें से इन्वॉल्व करके एक सेट बनाना, एक टीम बनाना,
और कुछ आउटपुट देना। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन भी, एमकेडीआई भी उसी का ही नतीजा है कि एक अच्छे से अच्छे हर एक फील्ड के जो स्किल्ड पीपल है उनको एक छत छत के नीचे लाके कुछ अच्छा आउटकम दे सके। तो इसी की वजह से आई वेंट टू दी नर्सिंग ओनली एंड देन माय एमबीए इन एडमिनिस्ट्रेशन। सर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितना अंतर रखते हो, क्योंकि हम बहुत बार इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि हम पर्सनल पे ध्यान नहीं देते। नहीं, मैं मेरा एक ही वसूल है जिसको हम हिंदी में बताने की कोशिश करें कि मैं काम को घर पे नहीं लेके जाता और घर को काम पे नहीं आने देता। हाँ। इसका एक ही तरीका है कि कोई भी फाइल घर पे मत लेके जाओ हम्म, और कोई भी घर का बैग्स एंड बैगेजेस ऑफिस में मत ले आओ। नहीं तो घर पे बीवी से झगड़ा हुआ तो यहाँ पे आके अपना गुस्सा निकालने में कोई मतलब। टाइम देना कैसे आप? टाइम देना है। अगर आपका स्टाफ स्किल्ड है, मोटिवेटेड रखा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर आपने ठीक किया, तो आपका जो सबऑर्डिनेट होता है वही आपको कंफर्टेबल करता है। नहीं तो अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, आप उसका काम भी आप ही कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, आप अच्छे एचआर नहीं हो। आप एचआर अच्छे हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, आपका टेक्निकल नो हाउ है, एक्सपीरियंस है, तो आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जिसको बोलते हैं कि काम करने की जो अथॉरिटी आप सबऑर्डिनेट को देते हो, तो अपने आप आपको अपने फैमिली के लिए टाइम देना शुरू हाँ। so that is what we have to keep the professional and family life also separate. That is only possible if the team is competent and team is well gelled. एग्जैक्टली सर। सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब इतने सारे स्टूडेंट्स आपके पास है, तो उनके कंप्लेंट्स किस तरह के होते कंप्लेन तो जब यंगस्टर नया आता है तो वो बेसिकली डिलीवरी में आता है तो काफ़ी सारे 99% ये पेरेंट्स फर्स्ट टाइम छोड़ के आए हुए, हैं? तो जो उनका जो जिसको हम टेक्निकल वर्ड होता है वीनिंग जिसे कहते हैं, मतलब माँ से जब अलग होता है, जब दूध पीता होता है उसको वीनिंग बोला है मेरे से। तो ये सेकंड टाइम वीनिंग है, तो मतलब वो घर छोड़ के आया तो वो उसको नए एटमोसफेयर में अडॉप्ट करना डिफिकल्ट है। सेकेंडली उसी के अंदर में ऐसे हो जाता है कि वो अभी तक डिपेंड था किसी और, उसके डेली रूटीन के लिए या फिर उसके पर्सनल हाइजीन के लिए, पर्सनल वेलफेयर के लिए, या फिर बिलोंगिंग, उसकी जो भी चीज़ें जो भी नहीं है, नाउ वो यहाँ पे आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आ रहा है तो वो अभी नाउ उसको अपनी सारी काम अपने हाथ से करना पड़ेगा, उसको अपना टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, लेआउट सारा साथ में ही रखना। सो इसके चलते तो शुरू में दिक्कतें हो जाती है, वही तो सिखाना है। घर में जो अपने कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन से वापस आके वो अकेला जो है, जो उसके ऊपर में पूरा अटेंशन है, वो अटेंशन हट के कि भाई बाकी भी लोगों ग्रुप्स के के साथ साथ काम। शेयर करना होता है, सौरों शेयर करने हैं, दुख सुख में साथ में रहना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे के रिसोर्सेस टाइम देना है, सैक्रिफाइस। कोई भी रिश्ता, कोई भी, चाहे वो माँ बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर यार दोस्त का हो, बिना त्याग के पूरा नहीं हो सकता। तो आपको कुछ ना कुछ त्याग करना होता है। एग्जैक्टली। तो वो त्याग करने का जो जज्बा क्रिएट करना होता है, उसमें इनिशियली थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाता है, वो त्याग करना शुरू कर देता है। अगर एक चॉकलेट मिला तो चारों में बांटना शुरू कर देता है। शेयरिंग। थैंक यू। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना था इंडिया 2020, दैट इंडिया वुड बी सुपर पावर टिल 2020, सो वो तो शायद साकार नहीं हुआ है, ऐसा हमें दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अभी जियो पॉलिटिक्स में कहाँ स्टैंड करता है? तो सपना उन्होंने एक लक्ष्य रखा था 2020 के लिए, तो कुछ हद तक वो हासिल भी हुआ है। और पर्टिकुलरली बीइंग द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, हमारा जो वर्क फोर्स है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे, जिसके अंदर में हमारे पास में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, उसका एक तरीके से इम्पैक्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आप आज की तारीख में जो इंडियन ओरिजिन के जो भी पॉलिटिकली एक्टिव पीपल, फिर यूके हो, यूएसए हो, वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि गोरा साहब के कंट्री के अंदर में अपना बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये छोटी बात है, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन।
आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स देख लीजिए, कॉर्पोरेट हाउसेस देख लीजिए, बिग बड़े-बड़े नाम लीजिए, गूगल देख लीजिए फॉर दैट मैटर, वहाँ पे भी इंडियन ओरिजिन के बैठे हैं, ठीक है? हमारे अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे, हमारा जो स्टैंड है, वो रिसेंटली वी कंडक्टेड G20 का समिट हमने कंडक्ट किया। वी हैव शो कॉज्ड आवर माइट टू द इंटरनेशनल एरिना, हर एक कंट्रीज के साथ में। अभी कतार के अंदर में जैसे आपने देखा कि जो 8 नेवल ऑफिसर्स को, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स को उन्हें कॉन्फिस्केट किया था और उनके अंडर ट्रायल रख के उनके ऊपर में पेनल्टी लगाया था फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, capital punishment is also for the spying cases. There also we used our weight of international at international level, उनको हम वापस लेके आ पाए। अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर में होल यूरोप एंड अमेरिका हमें बता रहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदें, लेकिन हमने बताया कि भाई हमारा नेशन फर्स्ट, हमारे लोगों का वेलफेयर, हमारी ग्रोथ ज़्यादा मायने रखती है। हम आह्वान करते हैं कि लड़ाई ना करें, हम उस तरीके से हमारा स्टैंड भी रहा है। अभी जैसे हमने पहले बात किया कि लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं होता, तो उसी तरीके से वी हैव प्रोजेक्टेड वी एज ए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। आज के तारीख में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली पीएम एंड ऑल दिस, इवन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, दे आर गेटिंग द रेड कार्पेट। उनको वेलकम होता है, उनका जो आज की तारीख में जो से है उसके ऊपर में ध्यान दिया जाता है। रही बात सुपर पावर होने की, वो एक एंगल पे नहीं होता, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स ऐसा एक ही उसको टेंजेंट नहीं होता। सुपर पावर बनना है तो हर एक डायरेक्शन से होना, हर एक सेक्टर में इकोनॉमिकली होना चाहिए। तो वो वेटेज हमें आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी नजर आता है और इकोनॉमिकली ऑल्सो वी आर ग्रोइंग। रिसेंटली वी क्रॉस द वन ऑफ द कंट्री जापान एंड नाउ वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें हैं जो ओवरनाइट हो नहीं सकती, क्योंकि हमें अपने खुद के कुछ चैलेंजेस है। पर्टिकुलरली वी आर अ वेलफेयर स्टेट, डाइवर्सिफाइड स्टेट। हमें एक हार्ड फिस्ट के साथ में हम आगे नहीं बढ़ सकते। लाइक सम कंट्रीज वेयर द क्लोजेस्ट एग्जांपल इज चाइना। हमारे जो लास्ट लैडर स्टेज पे कोई है, स्टेप पे कोई है, पायदान पे कोई है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। हमारे अपने नेचुरल चैलेंजेस है, देन जो डाइवर्सिटी है वो चैलेंजेस है, उसको सबको साथ में लेके आगे बढ़ना जरूरी है। सो वी आर ऑन पाथ एज ऑफ नाउ। सर डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया को बहुत बार कल्चरली बैकवर्ड कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि डाइवर्सिटी इज द रीजन या फिर उनकी वैसे माइंडसेट है? इसको मैं कहूंगा कि हमें हमारा जो माइंडसेट है, जैसे कि यंगस्टर्स ने ये समझने की जरूरत है कि देयर इज अ डिफरेंस इन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है। वेस्टर्नाइजेशन को हम मॉडर्नाइजेशन समझ बैठे हैं, इसकी वजह से आज रिहाना भी आके हमारे यहाँ पे 75 करोड़ का शो करके चली जाएगी पैसा लेके, लेकिन हमारे अपने टैलेंटेड लोग भी है, बट वी आर ऑब्सेस्ड, वी आर सेलिब्रिटी ऑब्सेस्ड कंट्री। हमें सेलिब्रिटीज के पीछे दौड़ना अच्छा लगता है, ठीक है ना। हमें एनबीए अच्छा लगता है, बास्केटबॉल की अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूंगा तो एनबीए हमें ज्यादा फॉलो करते हैं। हम फुटबॉल की जो यूरोपियन लीग्स चलते हैं उस पर हमें ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारा भी अपना है, हमारा क्षेत्रीय नंबर 3 पे है इंटरनेशनल गोल्स के मामले में, उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते? तो ये सारी चीजें है, तो हमारे कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से हम ऐसे पिछड़े, ऐसा कुछ नहीं। इंटरनेशनल योगा डे विच इज कंडक्टेड ऑन 21 जून इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। सो स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग हमारे तरफ भागते हुए आ रहे हैं, उनको पता चला है कि इसमें ही तथ्य है। लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल स्पिरिचुअलिटी अगर किसी को बोलेगी तो हमारे पास में तो हमें उसका गर्व होना चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से इन लोगों ने मार्केट करके रखा हुआ है उस तरीके से हमारा मार्केटिंग अभी शुरू हो चुका है, और आप आने वाले दिनों में आप जैसे यंगस्टर्स तो हो ही जो इसको एक लेवल आगे लेके जाए। सर आपने जब कहा कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, इसमें अर्बनाइजेशन भी एक पार्ट है, तो आप इन सब को किस तरीके से डिफरेंस करवाएंगे स्टूडेंट्स को? मतलब अर्बनाइजेशन इज अ बेसिकली इकोनॉमिक टर्म,
Okay. Westernization and modernization is basically related with the mindset. Okay. Psychological, you can say. Urbanization is economic. Economics से रिलेटेड है, जिसके अंदर में हर कोई, जैसे ये नेचुरल फिनोमेना है कि हर कोई चाहता है कि जहाँ ज्यादा रिसोर्सेस है, ज्यादा एवेन्यूज है, चांसेस ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा है, स्कोप है ग्रोथ का, उधर जाना पसंद करेगा। और ये इकोनॉमिक्स के स्टेजेस होते हैं, जैसे प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो किसी भी कंट्री की जो प्राइमरी इकोनॉमी इज बेसिकली एग्री बेस्ड। जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में पूछा, पहले लोग आए, फिर काम आया, फिर स्पिरिचुअलिटी आई, पहले पापी पेट का सवाल आया। अभी जैसे मैंने बोला खाली पेट भजन ना हुए, तो वैसे ही है। पहले होमोसेपियंस आए, मानव जाति आई, फिर उन्होंने पापी पेट के लिए काम करना शुरू किया, फिर किसी ने गाय भैंस पालना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी आया बचे हुए टाइम में। डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी और फिर काम नहीं आया। तो उसी तरीके से पहले खेती आई, एग्रीकल्चर आया, प्राइमरी सेक्टर आया, तो उसके लिए लैंड चाहिए था, सारा कुछ चाहिए था। लेकिन जब से इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो जाती है किसी भी कंट्री की, तो वो सेकेंडरी में जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग तो किसी टिम्बकटू जगह पे हो नहीं सकता, ऐसी जगह चाहिए होगी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिजली है, सड़क है, एयरपोर्ट है, रेलवे ट्रैक्स है, कार्गो का अप्रोचेबल है बाय सी रूट। तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंदर में, या फिर विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि अर्बनाइजेशन भी हो रहा है तो उसको स्कैटर करना चाहिए। जैसे अभी पूरा मुंबई के अंदर में पूरा क्राउडेड है, तो दैट इज हाउ द गवर्नमेंट आल्सो कमिंग अप विद द एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक पॉकेट बना दिया, डीएमआईसी बना दिया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, and they are going for the town B cities also. So it's economics का jargon you can say, urbanization. सर बट अर्बनाइजेशन जैसे जैसे आ रहा है, तो वी आर टेकिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम वेस्टर्न साइड्स, ऐसा वी थिंक अबाउट। सो अगर हम अर्बनाइज होना चाहते हैं तो वेस्टर्न का वहां पे कल्चर तो आएगा ही ना। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जापानीज आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस देन दे हैव देयर ओन कल्चर। सर स्टूडेंट्स जो है अभी, उनको आप मतलब जो ये वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन जो हमारा पार्ट चल रहा है, उसमें आप स्टूडेंट्स को क्या एक मार्गदर्शन देगी कि किस तरीके से उन्होंने इसमें रहना चाहिए? सीख, अपना इतिहास भूल के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यू हैव टू गो बैक टू योर रूट्स। अल्टीमेटली आइडेंटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी, हो कौन आप। तो आप अपने रूट्स के पास जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए, उसको पकड़ के बैठना पड़ेगा, नहीं तो उखाड़ के फेंक दिया जाओगे। तो इसलिए आपके रूट्स क्या है, आपके आपके जो कल्चर्स, ट्रेडिशंस, संस्कार जिसे हम कहते हैं, उसको लेके आपको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, एडवांस्ड होना पड़ेगा, वेस्टर्नाइज नहीं होना पड़ेगा। आप पहनिए, आप जीन्स पहनिए, सब कुछ पहनिए, टॉप्स पहनिए, शॉर्ट्स पहनिए, जो पहनना पहनिए। लेकिन कभी कभार हम नेचुरली, जब हमारा दिवाली, दशहरा या कोई ईद होता है, तो हम नेचुरली वी गो बैक टू आवर एथनिकल ड्रेसिंग एंड कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। एम आई राइट? यस सर। तो सर का यही मानना है कि डोंट फॉरगेट योर रूट्स एंड ऑलवेज बिलीव इन अपब्रिंगिंग, राइट सर? एग्जैक्टली। सर सिविलियंस को, सिटीजन्स को आप कुछ क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे इस पॉडकास्ट थ्रू? मैसेज यही है कि जरूरी नहीं कि आपने फौज में जाके यूनिफॉर्म पहन के पूरा स्ट्राइक मार के हाथ में बंदूक लिया तो भी पैट्रियटिज्म होता है, नेशनलिज्म होता है। Everybody is contributing. You people are also contributing. You are taking this into and podcasting it. It will reach to the 100 people, 1000 people. They will learn from it. Everybody is an asset. हर कोई यहाँ का, देश का एक साधन है, एक संपत्ति है। और हर कोई जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो छोटा से छोटा काम करने वाला हो, उसका भी जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, 0.00001% क्यों ना हो, बट अनलेस एंड टिल एवरीबडी डजंट कंट्रीब्यूट, इट इज नॉट पॉसिबल। सो जो भी आप काम करेंगे, हर काम देश के नाम, ये हमारा लोगो होता है फौज का, नेशन फर्स्ट। So that has to be there. Then only we can be progressive and developed. सिर्फ गवर्नमेंट करेगा और डेवलप्ड हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट। 140 करोड़ है हम, और बढ़ रहे हैं रोज। तो हमें चाहिए कि हम हर कोई अगर 1% भी देगा या फिर अपना कंट्रीब्यूशन देगा,
तो सफाई वाला है, उसने सफाई भी अच्छा किया तो ऑटोमेटिकली हाइजीन सैनिटेशन हो जाता है, आदमी को आराम मिलता है, वो प्रोग्रेस की बात करता है। और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट चलाना और इतने स्टूडेंट्स को हैंडल करना इज बट ऑब्वियस नॉट इजी। सो आपका डेली रूटीन कैसे होता है और आप इन सबको आपके ट्रेनिंग के साथ कैसे ओवरलैप करते हो? नहीं, जैसे आपने पूछा कि इतने लोगों को कैसे, मतलब कैडेट्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो मेरे पास में कुछ एक्सपीरियंस्ड रिटायर्ड ऑफिसर्स भी है जो इंटरिंग ऑफिसर्स के तौर पे फोर्सेस में काम कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में थे। एक्स जीटीओ भी है, ग्रुप टास्क ऑफिसर, जो असेस करते हैं कैंडिडेट्स को कि ये ट्रेनेबल है नहीं है फौज में एज ए कमीशन ऑफिसर लेने के लिए, तो वो लोग भी जुड़े हुए हैं। प्लस डेली रूटीन हैंडल करने के लिए हमारे पास में इंस्ट्रक्टर्स है, ट्रेनिंग ऑफिसर्स है, रेसिडेंशियल स्टाफ है। सो कुछ फैकल्टीज है जैसे कि इंग्लिश की है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की है, फिजिक्स केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स की है। दे आर लिविंग इन द कैंपस इटसेल्फ, सो दे आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, तो उनका भी उसके अंदर में रोल है। तो हमारा डेली रूटीन है इस तरीके से सेट कर रखा है कि जिसके अंदर में राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, जैसे वो 6 बजे उठ जाते हैं, 6:15 बजे ग्राउंड पे आ जाते हैं, 6:15 से लेके 6:45 तक 30 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी होता है। फिजिकल फिटनेस के लिए वो ट्रेन किए जाते हैं, जिसके अंदर में रनिंग, सिटअप, पुशअप्स, इस तरीके से। फिर ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद में एक असेंबली होती है, वी असेंबल, ऑल ऑफ अस असेंबल टुगेदर, जिसके अंदर में हम इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब कैडेट ही कंडक्ट करते हैं। जो चेयर करने वाला जो फैकल्टी होता है या फिर मैं खुद होता हूँ, तो हम सिर्फ अटेंड करते हैं, लेकिन कैडेट उसके अंदर में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, आते हैं, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस, इसके ऊपर में चर्चा होता है। फिर नॉर्मल क्लासेस हो जाते हैं, शाम को गेम पीरियड होता है। हमारे यहाँ क्लासेस भी एनडीए की जो है वो बेसिकली वी फॉलो द एनसीईआरटी बुकलेट्स, सीबीएसई बुक्स and syllabus which is required from all other boards, whether it is a state board or CBSE, NCERT, ICSE. We run a NDA syllabus. We call it as a NDA pattern syllabus. Then supervised studies. Then we take them to the army cantonments. NDA का परेड देखने के लिए भी लेके जाते हैं। तो ये सारा उनको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, कमिटेड करता है। जैसे कमिटेड हो जाते हैं, कमिटमेंट बढ़ जाता है 100%, तो परफॉर्मेंस एंड इन्वॉल्वमेंट 100% आता है, रिजल्ट 100% बेटर आने का स्कोप हो जाता है। तो रूटीन ही ट्रेनिंग है। सर थैंक यू फॉर द सेशन, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन। सो शुरू करें? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी? नहीं सर, कॉफी और टी? टी। यू आर अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन अ सोल्जर यू थिंक? डिसिप्लिन। फेवरेट मिलिट्री मूवी? लक्ष्य। Which book you would love to read again and again? Wings of Fire. What is your favorite word in another language? For which? For what? Anything. Means a specific word you like to speak many times. Okay. Like Marathi. You know. What is your hidden talent? Nothing. Everything is exposed. Okay. What is your favorite song? वो जाते हैं लम्हो from border. Funniest thing you have seen in army? I can't disclose on the broadcast. It's really funny. Okay. But there are a lot of. I can quote one. एक रेजिमेंट होता है, इन्फेंट्री रेजिमेंट, उसके अंदर में वो सैल्यूटेशन जिसका होता है, उसको जैसे सैल्यूटेशन मीन्स जय राम राम जय हिंद होता है, वैसे हमारे एक रेजिमेंट में होता है तगड़ा रहो, तगड़ा रहो। तो मेरा एक कोर्समेट था, वो बेचारा उसमें पोस्टेड में चला गया, तो जवान आता था सवेरे सवेरे चाय लेके और बोल के तगड़ा रहो सा, तगड़ा रहो सा। तो बाद में उसने मुझे फ़ोन किया, यार क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ, मेरे को तगड़ा रहो करता ऐसे बोलते यार। फिर बाद में उसको पता चले कि सैल्यूट करने का तरीका है, जैसे कहीं कहीं काली का माता की जय, राम राम जय हिंद, तगड़ा रहो। तो इट वॉज वेरी फनी दैट। So what item you think is worth spending on? Skill development. Okay. What is your last Google search? Zenith Voices. Okay. Whom do you text most? Not text, but reply most to my wife. Car or bikes? Of course, bikes. Which is your favorite bike, by the way? Royal Enfield Thunderbird. What never fails to make you laugh? Mistake. Okay. And last question, lawn tennis or golf? Of course, now golf, because I am getting older and older. Oh. Thank you, sir. That was a very wonderful session.